नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज संडे है, जैसा कि तय था संडे को हम सरकारी योजनाएं डिस्कस करेंगे। तो आज सरकारी योजनाओं का भाग 2 प्रस्तुत है। पहली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। योजना की घोषणा हुई 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर 2014 में इसकी घोषणा की थी भारतीय प्रधानमंत्री ने। किस मंत्रालय के अधीन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित है ये योजना। उद्देश्य है शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत में बुनियादी व संस्थागत ढांचे का विकास करना। जैसे किसी एक ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लो, उस ग्राम पंचायत में आप अच्छे रोड का विकास करो, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करो, उसमें PHC जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो खुलवाओ। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं 24/7 बिजली, अच्छी सड़क, तो ये सारे जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको बेहतर तरीके से विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। तो जो लोकसभा सांसद है उनको प्रत्येक वर्ष एक पंचायत को विकसित करना था और राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक ग्राम सभा को विकसित करना था। ये उस समय निर्णय किया गया था कि भाई ये लक्ष्य रहेंगे, इतने विकसित करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसा कि इसको वैकल्पिक है, ऐसा नहीं कि अनिवार्य हो हर किसी सांसद के लिए कि नहीं करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सांसदों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 256 के करीब सांसद हैं, उन्होंने ही इस योजना को अपने क्षेत्र में कार्यान्वित किया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक ग्राम सभा को विकसित किया है। बाकी किसी ने भी विकसित नहीं किया है। देखो ये रही जो भी सुविधाएं विकसित करनी, कृषि के संबंध में हो, स्वास्थ्य है, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, इन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को, उस ग्राम सभा को सशक्त बनाना, ये उसका उद्देश्य था। चुनाव के लिए जनसंख्या को आधार रखा गया था। मैदानी क्षेत्रों के लिए 3000 से 5000 और पहाड़ी व जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1000 से 3000 की जनसंख्या। अगर इसके तहत वो ग्राम पंचायत आती है, ग्राम सभा आती है, तो उसको सेलेक्ट किया जा सकता है इस योजना के लिए। लेकिन इसमें एक और रूल है जो मोस्टली कहीं मिलता नहीं है। जब मैंने मूल इसकी वो देखी नियमावली, तो उसमें वो था कि अपने जीवन साथी और अपना जो स्वयं की ग्राम सभा है उस सांसद की, उसको चुनाव नहीं कर सकता है। उसके अलावा उसको अन्य किसी ग्राम सभा का चुनाव करना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की ग्राम सभा और अपनी स्वयं की ग्राम सभा, उसका चुनाव वह इस योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने के लिए नहीं कर सकता। ये देखिए 31 दिसंबर 2019 तक 252 सांसदों ने ही ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना है। जबकि कितने सांसद हैं आप खुद देख सकते हैं कि 545 तो लोकसभा में है, 250 की स्ट्रेंथ यहाँ है। अगर वो 2 चयनित नहीं किए जाते हैं एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन का तो प्रावधान हटा ही दिया है दिसंबर से, जब 104वां संविधान संशोधन किया है, तो अब तो संख्या घटेगी। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू की गई थी और इस योजना को शुरू किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। क्या काम किया जाता है? अगर किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसको बीमा कवर प्रदान करती है, ताकि किसानों की आय स्थिर रूप से बनी रहे। फसल के नुकसान होने की स्थिति में भी उनकी जो आय है वो उसी लेवल पे रहे। वो निर्धन स्थिति में, वो उनकी जो कैटेगरी है वो मध्यम से निर्धन या निर्धन से अति निर्धन में ना आए। इसीलिए मुख्य बिंदु इसके तहत सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, सबसे कम है रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और अगर वाणिज्यिक और बागवानी फसलें हैं तो प्रीमियम दी जाएगी 5%। बाकी जैसे 5% दिया तो ऐसा नहीं है कि 95% को देगा, नहीं, 95% गवर्नमेंट देंगे। वो जो भी कंपनी है, जो कंपनी बीमा कर रही है, माना कि नेशनल इंश्योरेंस है, राज्य सरकार को सेलेक्ट करनी है कंपनी, इस केंद्रों ने राज्यों को छूट दे रखी है। तो किसी भी जैसे गुजरात ने नेशनल इंश्योरेंस को सेलेक्ट कर लिया। अब नेशनल इंश्योरेंस को तो पूरी 100% प्रीमियम जाएगा, 5% प्रीमियम किसान देगा और 95% राज्य देगा। तो इसलिए राज्यों का, किसानों के हित में राज्यों के द्वारा एक बड़ी अच्छी योजना है। इसमें जो
95% जो राज्य वहन करता है उसमें भी ऐसा है कि उसमें पार्टीशन कर रखा है, 60-40 का पार्टीशन है। 60% उसमें केंद्र भुगतता है और 40% राज्य भुगतता है। अब आगे जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, ये अगले वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आएगी फाइनल, उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो उसकी प्राइमरी रिपोर्ट आई है जो केवल 1 साल के लिए आई है, तो हो सकता है कि अगला जो वित्त आयोग है उसमें इसको बदल दिया जाए। वित्त आयोग में इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें कितना भाग राज्यों का रहेगा और कितना केंद्र का रहेगा। योजना का क्रियान्वयन सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि न केवल खड़ी फसल बल्कि बुआई से पूर्व अगर कोई परेशानी हो जाती है, जैसे इतनी भयंकर बरसात हो गई कि जो बीज बोए थे वो उगे ही नहीं, तो ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो वो भी उसमें इंक्लूड है। अगर कटाई के पश्चात भी कोई ऐसी समस्या हो जाती है, ओले पड़ गए, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की क्षति का आकलन किया जाएगा। संभावित दावों के 25% का तत्काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किसानों को कर दिया जाएगा। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। योजना को शुरू किया गया था 2014-15 में। किस लिए शुरू किया गया था कि अभी क्या है कि उर्वरकों का बेहिसाब प्रयोग करते हैं किसान। उनको लगता है कि जितना वो ज़्यादा उर्वरक देंगे फसल उतनी बेहतर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उर्वरक एक सीमा से ज़्यादा दिया जाए तो उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी तो अधिकता हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऐसे में अधिकता हो जाती है तो मृदा प्रदूषित हो जाती है, बंजर हो जाती है कई बार। और अगर कम डाला तो फसल अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो पौधों को उतना उर्वरक मिल नहीं पाता जितनी उनको आवश्यकता है। तो इसीलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है किसानों को। उनकी जो भी मृदा होती है खेत की, उसकी टेस्टिंग करके, जब टेस्टिंग हो जाती है तो उसमें आ जाती है कि ये उर्वरक इस मात्रा में है और इस मात्रा में उर्वरक इसमें और डालने हैं अगर ये फसल करते हैं तो। उसमें बाकायदा फसलों का भी जिक्र होता है कि अगर ये जो आपकी जो मिट्टी है इसमें इसके लिए सबसे बेटर फसल कौन सी है, कौन सी फसल आप करोगे तो सबसे अच्छा उत्पादन देगी। इसकी थीम है योजना की स्वस्थ धरा खेत हरा। अगर मृदा अच्छी है तो अपने आप जो खेत हैं वो हरा रहेगा, अच्छी फसल होगी। तो ये इसकी थीम है, स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा व किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, 40 ईयर्स तक की जिनकी एज है, वे नमूना परीक्षण करवा सकते हैं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में। मृदा ये जो परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं ये जो भी स्थानीय किसान कॉलेजेस हैं इनमें विकसित की गई हैं। इवन दैट मोबाइल वैन भी विकसित की गई है जो खेतों में जाती है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है। प्रयोगशाला स्थापित करने में करीब 5 लाख का खर्च आता है। इसका 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार वहन करती है। और अगर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जो योजना का खर्च है उसमें 60-40 है, इसमें 75-25 प्रयोगशाला स्थापित करने में, केवल प्रयोगशाला के लिए ये। राज्य सरकारें हर 2 वर्ष में जो मृदा है उसकी स्थिति का आकलन करती है। हालांकि कार्ड 3 साल में जारी होता है, ये ध्यान रखें आप। 2 साल में आकलन होता है लेकिन कार्ड 3 साल में बनता है। एक बार कार्ड बन गया तो अगले 3 साल में वो रिवाइज होगा। यही योजना है, पोषक प्रबंधन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए इसका चलाया गया है। तो ये इसके मेन पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हो और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वही कॉमन पॉइंट्स हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, ऑल दैट। जो प्रश्नोत्तर हैं आज के डिस्कशन के ऊपर वो हम देख लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके तहत प्रति 2 वर्ष पर किसानों को मृदा कार्ड जारी किया जाता है। कथन 2 है, राज्य सरकारों द्वारा मृदा का आकलन प्रति 3 वर्ष में किया जाता है। आपको सही कथन बताने हैं, केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुमेलित करें। एक तरफ फसल है, एक तरफ प्रीमियम है। रबी 2%, खरीफ 1.5%, बागवानी 5%। सही सुमेलित हैं केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 1 व 2, केवल 3। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शामिल किसानों के लिए बीमा योजना में भाग लेना अनिवार्य है। जी हाँ, ये फैक्ट रह गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC 1999 में शुरू की गई थी, जब VK गुप्ता कमेटी बनी थी। नाबार्ड ने और केंद्र सरकार ने मिलकर इसको शुरू किया था और आज भी केंद्र सरकार ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है। 100% उसी सेंट्रल ओवर्ड स्कीम है ये। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो भी किसान है उनको बीमा योजना में शामिल होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही बात है। बाकी जो किसान हैं उनके लिए वैकल्पिक हैं, वो भाग ले तो ले, नहीं ले तो कोई बात नहीं। तो ये एक तो मैंने बता ही दिया है, तो सही है। बाकी दूसरा कथन, उस पर आप विचार करना। ये कटाई के पश्चात के जोखिमों को भी शामिल करती हैं। सही कथन बताने हैं। केवल 1, केवल 2, C 1 व 2 दोनों, D कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक ग्राम सभा का विकास करना है। दूसरा कथन है, अभी तक इस योजना के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। सही कथन नहीं है। केवल 1, केवल 2, C 1 व 2 दोनों, D कोई नहीं। सरकारी योजनाओं के भाग 1 से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे वे हम डिस्कस कर लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन था कि नीति आयोग द्वारा संचालित अभियान है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें 115 जिले सम्मिलित हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 115 जिलों के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 112 जिले ही सम्मिलित हैं। तो सही कथन नहीं है। इसमें पूछा है तो केवल 2, दूसरा गलत है, दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। दूसरा प्रश्न था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जो असत्य कथन थे वे बताने थे। तो देखो, पहला कथन में हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा पहली बार कि ठीक है, हाँ 6,000 रुपये तो दिए जा रहे हैं एक वर्ष में, लेकिन ये राशि एक मुश्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाएगा कि ये एक मुश्त है, ये गलत है। एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित योजना है। बिल्कुल सही है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड स्कीम है। पूरी इसकी जो राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य सरकार को उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और उसके द्वारा ही वित्त पोषित योजना है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ? केवल 1। अगला प्रश्न है, PM आशा अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। दूसरा कथन था, ये किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने वाले समग्र दृष्टिकोण का भाग है। तो देखो, दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखो कि कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 19-20 में की गई थी? जी नहीं, 18-19 में इसकी घोषणा हुई थी, 19-20 में नहीं हुई थी। तो पहला कथन गलत है। सही कथन है केवल 2। तो ये प्रश्न थे जो हमने पिछले भाग में लिए थे, वो हमने डिस्कस किए। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।